Hello everyone, welcome to class. I hope you all are good and fine. Today we are discuss about a HP TET non-medical previous year paper psychology section. साइकोलॉजी एक हमारी अंडरस्टैंडिंग में से इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी सब्जेक्ट को आज आप सब्जेक्ट लेके मत पढ़िएगा, ये एक हमारी अंडरस्टैंडिंग है। उस पर्पज से पढ़ेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका स्कोर बढ़ेगा, जो कि आपको काफी ज्यादा फायदा देने वाला है। राइट? तो चलिए वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर प्रीवियस ईयर पेपर ही आप अच्छे से पढ़ लोगे तो भी आपका काफी अच्छा स्कोर साइकोलॉजी में रह जाएगा। बट ऐसा नहीं कि पढ़ा हो गया खत्म, आपको अच्छे से डिटेल में एक एक वर्ड को पढ़ना है, जो कि आपकी अच्छी इंप्रूवमेंट करेगा। राइट? चलिए बात करते हैं अब आज के क्लास के बारे में। अगर क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी डेली बेसिस पे हम यहाँ पे क्वेश्चन अपलोड करते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जो कि आपकी काफी मदद करेगा कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, जो कि फटाफट हो जाता है और उससे हम समझ भी लेते हैं कि हाँ हमें क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, जो कि हमें काफी फायदा देने वाला है। राइट? तो चलिए करते हैं डिस्कस। बाकी रही बात इसकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से दैट, मल्टीपल इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? देखो, मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अब एक चीज काम कर रहे हो, आप इसमें भी अच्छे हो, दूसरा काम भी अच्छे कर रहे हो, यानी आप में अलग अलग वेज है चीजों को करने के लिए। राइट? तो वो आ जाता है मल्टीपल वे ऑफ इंटेलिजेंस के अंदर। राइट? कि आप चीजों को अलग अलग वे से करते हैं। अब आपने प्रीवियस ईयर लेक्चर अच्छे से लगाया ना, तो आपको ये तो पता होगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया था। तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको वैसे कैसे लिखना है, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी और उससे आगे उसका नाम लिख देना है। राइट? सो इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स। बाकी बात करें, देख सकते हैं, म्यूजिकल, कानेस्टिक, इंटरपर्सनल, लिंग्विस्टिक, मैथमेटिक्स, नेचुरलिस्ट, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, विजुअल, म्यूजिकल, अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटी होती है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन? इमोशन क्या है? इमोशन कलर है लाइफ का, जो कि हमें चीजों को बता दें कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो इमोशन इंटेलिजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। माना कोई इंसान है, रोता रहे, मुझे इसने ऐसा बोल दिया, मुझे ऐसा हुआ, मुझे वैसा हुआ, तो फिर वो इंटेलिजेंस वो उसी में लगा रहेगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। एक ने सोचा अच्छा बोल दिया इसने, बोलने दो, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, यानी उसके इमोशन स्ट्रांग है, तो उसका आईक्यू भी बढ़ जाएगा। पर जिसके इमोशन वीक है, उसी में रह गया, तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। राइट? तो इमोशन कौन सा है? इसमें से मेमोरी तो हो सकता, अटेंशन तो हो नहीं सकता, स्टिमुलस तो हो नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा? फियर इसमें इमोशन आ जाएगा। देखो, ये अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु गिव द सोशल लर्निंग थ्योरी? स्किनर ने रेनफोर्समेंट के बारे में, पियाजे आ जाते हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, ब्रूनर इन्होंने भी कॉग्निटिव से रिलेटेड, थोड़ा सोशल से रिलेटेड चीजें दी हैं। बेंड्यूरा जो आते हैं वो प्रॉपर सोशल लर्निंग थ्योरी से आते हैं। इन्होंने पर्सनैलिटी फैक्टर, इसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव, बायोलॉजिकल इवेंट बताए हैं, एनवायरमेंट फैक्टर को लिया और उससे बोला कि बिहेवियर चेंज होता है। राइट? अब माना बेसिक इंसान कैसा भी है, अगर हम डेली बेसिस पे उसको बोले तो कर सकता है, इट्स पॉसिबल टू यू, बट सोचो बस कैसे करना है। जब ऐसा सोचेंगे ना, ऑटोमेटिकली चीजें हो जाती हैं। आप भी अगर टाइम नहीं लग रहा पढ़ने का, सोचो कैसा हो सकता है, किस चीज में कमी रह रही है, प्रॉब्लम क्या आ रही है। जब आप प्रॉब्लम को सोचोगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो सॉल्यूशन मिलेंगे। पर जब हमेशा प्रॉब्लम ही गिनते रहोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, ये हमेशा याद रखना। राइट? चलिए फिर नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉस्लो, सबसे पहले क्या होता है, मॉस्लो की थ्योरी हम कितनी बार कर चुके हैं। ठीक है?
अब कुछ कंसेप्ट तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट मैं डिटेल भी बता देती हूँ। हाँ, उतनी डिटेल जो समझनी जरूरी है कुछ टॉपिक ही उतनी क्वेश्चंस में नहीं हो पाती, क्योंकि अगर मैं पूरा क्वेश्चन बता दूं तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उनमें ही आधा घंटा लग जाएगा। अब उतना तो बता नहीं सकते, तो जितना पॉसिबल होता है उसके ऑप्शंस के बारे में उतना हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे मॉज्लो वगैरह की थ्योरी है, ये तो डायरेक्टली हो जाती हैं, इनसे कोई बहुत टिपिकल बहुत चीजें नहीं आती। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है, जिसमें कि ब्रीदिंग, फूड, शेल्टर, वाटर, ये सारी चीजें आती हैं। फिर आती है सेफ्टी, ठीक है, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, फिर लव, फिर सोचोगे ना सेल्फ एस्टीम, सबसे ऊपर आता है सेल्फ एस्टीम। इंसान ये लास्ट में जाके सोचता है, भाई क्यों पैदा हुए थे, क्या किया, बस ये लाइफ जी, ये होता है, बस खत्म लाइफ, मकसद क्या है लाइफ का, ये सोचो। तो सबसे बेसिक तो फिजियोलॉजिकल है, तो हम करेक्ट कर देते हैं। 3-4 बार से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए आईक्यू, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो सबसे फेमस चलता है, वैसे तो सबने अलग अलग दिया है, टर्मन का सबसे ज्यादा चलता है, जिसमें इन्होंने बोला था मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज इनटू 100। ऐसे करके आप किसी का भी आईक्यू को चेक कर सकते हैं। और नॉर्मल एवरेज 109 रहता है, जीनियस का 140 तक रहता है, और 109 से डाउन में हम बोलेंगे कम नॉलेजेबल है या कम आईक्यू है, तो उसमें उसको कंसीडर कर देते हैं, राइट। अब हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ए ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर थ्योरी आता है कि आप किसी भी चीज को बार बार ट्राई करते हो। कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, थॉर्नडिक ने किया था, उसको खाना बाहर रख दिया था और अंदर से एक लॉक सा लगा दिया था। अब कैट को जब भूख नहीं लगी थी वो बैठी थी, जरूरत ही नहीं, जब जरूरत लगी तो उसने ट्राई किया, एक बार ट्राई कर नहीं खुला, दूसरी बार नहीं खुला, तीसरी बार बार ट्राई करने के बाद उसके बाद खुल गया। तो अभी इसी थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोला। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोला इसको, तो इन्होंने प्राइमरी लॉस दिए हैं और सेकेंडरी लॉस दिए हैं। प्राइमरी लॉ में लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, ठीक है, एक एक्सरसाइज आ गया, रेडीनेस आ गया, और कौन सा था तीसरा लॉ, ये आपको बताना है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडीनेस, तो ये आपको बताना है, बाकी सारे सेकेंडरी लॉज आते हैं। वैसे तो एक क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछ चुकी हूँ कि क्या है, ठीक है, तो याद रखता है प्राइमरी लॉ कौन से हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आता है प्राइमरी लॉ कौन से हैं लर्निंग के, सेकेंडरी लॉ कौन से हैं। तो आपको बता दिया, एक रेडीनेस है, एक्सरसाइज है, दूसरा भी मैं ही बता देती हूँ, लॉ ऑफ इफेक्ट आता है, राइट। बाकी सारी जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें सीख रहे हो, जो भी चीजें हैं, वो सारी सेकेंडरी में आ जाती है। पैवलोव को डॉग के रिलेटेड एक्सपेरिमेंट था कि डॉग की क्रिएशन, मतलब उसको बनाई ऐसे दिया, कंडीशनिंग कर दी, डॉग को ही सिखा दिया, राइट। गेस्टाल्टिज्म में पैटर्न से रिलेटेड है, स्किनर रेनफोर्समेंट से रिलेटेड है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज child tendency to respond to stimulus that are similar to conditional stimulus। तो ये आ जाए कंडीशन पे है, तो ये जनरलाइजेशन के कंसेप्ट के अंदर आ जाता है, राइट। किसमें आ गया, जनरलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, mental structure that guide the social and other cognition is called। तो जब भी हम कुछ चीज देखते हैं ना, तो हम एक इमेजिनेशन बनाते हैं कि अच्छा ये है, ऐसी पर्सनैलिटी है, सही है इंसान, ऐसा करता होगा, ये ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, तो एक माइंड में पिक्चर बना देते हैं। तो जब माइंड में पिक्चर बना देते हैं तो वो आ जाता है स्कीमा के अंदर, ठीक है। जो भी हम मेंटल पिक्चर बनाते हैं अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड, चीजों से रिलेटेड, वो स्कीमा के अंदर आ जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स फर्स्ट इज कॉल्ड। स्ट्रेंजर मतलब स्ट्रेंजर किसे बोलते हैं, जिसे हम जानते ही नहीं, राइट। तो स्ट्रेंजर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कम्स फर्स्ट इज कॉल्ड, तो वो सबसे पहले प्राइम देख बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन तो लास्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन की जब से आप सबसे पहले चीजों को देख रहे हो वो उसके अंदर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। देखो थिंकिंग दो टाइप की होती है, एक डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट।
अब आप बोलोगे एक बुरी होती है एक अच्छी होती है, नहीं दोनों ही अच्छी होती हैं। कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पे आप खड़े हैं, बहुत सारी चीजें सोची फिर एक पॉइंट पे आ गए। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के फॉर्मूले अलग हुए, आंसर तो एक ही आएगा। डाइवर्जेंट में एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सोचो, तो अब सोचोगे अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं तो ये बेस्ट है। देखो बेस्ट तो है, बट हमेशा हमें एक सॉल्यूशन भी तो चाहिए होता है। एक चीज को अलग तरीके से सोचो, मतलब पहले सोचो कि क्या करना है, फिर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट ये चीजें साथ में चलती हैं। बट हमसे क्रिएटिविटी पूछा है कि चीजों को कैसे हम अलग अलग वे से कर सकते हैं, तो ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर आ जाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नाउ हु डेवलप साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था, राइट। अब सिगमंड फ्रॉइड ने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कई जगह प्री कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कई जगह न्यू भी दिया जाता है। कॉन्शियस थॉट परसेप्शन, जो भी हम सोच रहे हैं कर रहे हैं वो कॉन्शियसनेस के अंदर जो बोल रही, बट जो हमारे अंदर चल रहा है पीछे वो अनकॉन्शियस है, जो 90% है। जो हम दिन रात खुद को बोल रहे हैं कि कैसे चीजें करनी है क्या करना है, वही असली में होता है, ये याद रखिएगा। तो सोचो, सबसे पहले अपने थॉट पे फोकस करो कि हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये सोचो कैसे सॉल्व करें, कैसे इनकम नहीं है तो कैसे इनकम जनरेट करें, क्या कर सकते हैं नया और क्या कर सकते हैं, कैसे सीखूं मैं इस चीज को, कैसे इंप्रूव करूं। ये सोचो, आइडिया मिलेंगे। प्रॉब्लम देखोगे तो प्रॉब्लम मिलेगी, सॉल्यूशन ढूंढोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, राइट। सो किसने दिया था साइको एनालिसिस के बारे में? सिगमंड फ्रॉइड, राइट। कार्ल रोजर ने ह्यूमनिस्टिक के फादर हैं। बिनेट ने इंटेलिजेंस कंसेप्ट दिया था, यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। ठीक है, वॉटसन को फादर ऑफ ए बिहेवियरिज्म के नाम पे हम जानते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मैथड ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी यूज टू इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट भी है डिपेंडेंट भी है, कभी हम किस चीज को कैसे करते हैं कैसे करते हैं। तो ये एक टाइप का एक्सपेरिमेंट मेथड है, हम कोई चीजों को ले भी रहे हैं, उसे समझ भी रहे हैं, फिर आगे भी बढ़ रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा? एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ऑब्जर्वेशन, चीजों को देख रहे हैं, केस स्टडी, हम उसके बारे में होल जो भी पीछे था आगे था सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, मॉज्लो अगेन एक ही पेपर में दूसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, विच ह्यूमन नीड हाईएस्ट हायरार्की। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ गया, राइट। ये तो अब दोबारा दोबारा मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि अभी हमने जस्ट पहले बेसिक नीड पूछा था, अब हाईएस्ट नीड पूछा। नेक्स्ट टाइम में पूछा जाएगा किसने दिया था ये, तो याद रखिएगा मॉस्लो ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ दीज नॉट ए टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो मेमोरी का ही सारा कंसेप्ट कर लेते हैं क्योंकि कभी ना कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले आती है सेंसरी मेमोरी, जो एकदम टच फील किया, तो वो आ गई। शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी जिसे बोलते हैं, जो कि जिसे काम करते टाइम अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे नया थॉट आ जाएगा कि ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी आ गई। लॉन्ग टर्म मेमोरी लाइफ टाइम, जो कि एक आती है एक्सप्लिसाइट, कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करती है। इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसली वो चीज अच्छे से होगी जो स्किल्स होती हैं। प्रोसीजरल मेमोरी आती है जिसमें देखो जो चीज हम बार बार करते हैं बार बार करते हैं, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं कैसे करना है, उसको इंप्रूव कैसे करना है, तो वो आ जाती है परसीजनल स्किलफुल डेवलपमेंट। एक्सप्रेस आ जाता है कॉन्शियसनेस, जो कि सामने देखने पे डिपेंड करेगी, जो कि जिसमें आता है डिक्लेरेटिव मेमोरी, फैक्ट एंड इवेंट से रिलेटेड। एपिसोडिक मेमोरी, इवेंट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। और सीमेंटिंग मेमोरी आती है फैक्ट और कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जैसे कि एक्सप्लिसाइट को हम डिक्लेरेटिव बोलते हैं, डिक्लेरेटिव में एपिसोड आ गया, एपिसोड मतलब कोई सीन कोई चीज आ गई, सिमेंटिक में हम फैक्ट पे फोकस करते हैं। सो वर्किंग मेमोरी हमारी क्या आती है? नॉट लॉन्ग टर्म मेमोरी, बाकी सारे लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आते हैं। सो नेक्स्ट टाइम कुछ भी इसमें से पार्ट पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान में रखना है। और मेमोरी की स्टेजेस आती हैं, पहले एनकोड करेंगे, स्टोरेज करेंगे, फिर रिट्राइव करेंगे। क्या करेंगे? एनकोड, स्टोरेज एंड रिट्राइव। नेक्स्ट, थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट। अगर आपने अभी तक क्लासेस अच्छे से पढ़ी होंगी तो ये क्वेश्चन तो आप सीधा सीधा सही कर लोगे। थ्योरी ये दी थी स्किनर ने।
ठीक है, कोहलर ने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया था, राइट, पैवलॉ ने डॉग पे किया था, थॉर्नडे ने कैट पे किया था। ये भी क्वेश्चन आता है, कहाँ के थे ये साइंटिस्ट, ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। अभी शायद हमने प्रीवियस जो क्वेश्चंस किए उनमें बिहेवियरिज्म के फादर की बात की ही थी। तो बिहेवियरिज्म के फादर वॉटसन आते हैं। बाकी सिगमंड फ्रॉइड साइकोएनालिसिस के आते हैं, विलियम जेम्स फंक्शनलिज्म के फादर आते हैं, बिनेट ने यूनिफैक्टर दी थी इंटेलिजेंस की, और इंटेलिजेंस के ऊपर फर्स्ट वर्क भी इन्होंने ही किया था, राइट ना। हु प्रोपेगेटेड टू फैक्टर थ्योरी, तो टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी थी। इन्होंने बोला था एक जनरल फैक्टर है और एक स्पेसिफिक फैक्टर है। जनरल फैक्टर में हम जनरल चीजें करते हैं और स्पेसिफिक फैक्टर में हम किसी एक चीज में बेस्ट होते हैं, वो आ जाता है। एल्पोर्ट की बात करें, पर्सनैलिटी के बारे में फर्स्ट टाइम इन्होंने ही बात की थी, याद रखिएगा। चलिए फिर ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया। कुछ डिसऑर्डर रहते हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी से रहते हैं, तो वो देखना है। जैसे डिस्ग्राफिया, ग्राफ होता है जो ड्रॉ है चीज, तो ड्रॉ है चीज यानी रिटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो राइटिंग डिसऑर्डर जो आ गया वो आ गया डिस्ग्राफिया। तो लर्निंग डिसेबिलिटी से भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हु यूज टू वर्ड आईक्यू। आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन का टर्म किसने यूज किया था, तो ये टर्मन ने। इंटेलिजेंस वाला कंसेप्ट आपने देखा होगा, अभी तक सारे पेपर्स में आया है, और एटलीस्ट 2233 क्वेश्चन हर पेपर में आए हैं, राइट। तो टर्मन ने क्या था, तो ये याद रखना है, ठीक है, राइट। सो डिराइव रिडक्शन थ्योरी हल ने दी थी, एल्बर्ट पर्सनालिटी से रिलेटेड है, स्टर्नबर्ग ने ट्राई की थ्योरी दी थी, याद रखिएगा इस चीज को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आईक्यू की रेंज रहती है 140, सुपीरियर, फिर जीनियस, ये कंसेप्ट इन्होंने दिए। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ ए मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं विलियम वुडेंट। कौन है, विलियम वुडेंट मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर हैं, ये याद रखिएगा। और इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन मेथड दिया था, राइट। और इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बाद इन्होंने कंसेप्ट दिया था। जैसे कि अगर हम बात करें, इन्होंने लैब खोली थी, फर्स्ट लैब खोली थी जर्मनी लिपजिंग में, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को कि किसमें क्या बात की गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट मेथड का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है, ऑब्जर्वेशन है, मैचिंग है, या कंट्रोल है। देखो एक्सपेरिमेंट में हम हर चीज कंट्रोल करते हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग में नहीं होगी ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो डेंजरस हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट मेथड हम कंट्रोल कंडीशन में करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, राइट। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल अंडर द लेटर चाइल्ड। देखो सबसे पहले आता है प्रीनेटल, जो कि सबसे ज्यादा, जब बच्चा वूम में होता है तब जो वो चीज सीखता है वैसे ही वो आगे ग्रो करता है, ऐसा बोला जाता है। फिर इन्फेंसी, जब वो बाहर आ गया 1 से 2 साल का। फिर अर्ली चाइल्डहुड, राइट। फिर आता है मिडल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड, लेट एडल्टहुड। तो ये है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब बात करें लेटर चाइल्डहुड, तो लेटर चाइल्डहुड जो आ जाती है वो 6 to 11 ईयर आ जाती है, राइट। सो ये याद रखिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटिंग ए न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग। तो स्कीमा होता है जब हम किसी चीज पे रिलेटेड मेमोरी बनाते हैं। अब क्या करना है, स्कीमा के साथ आपकी जो नॉलेज है उसको आप जोड़ रहे हो, ठीक है, आप लिंक कर रहे हो चीजों को। तो जब आप लिंक कर रहे हो तो वो कंसेप्ट आ जाता है एजिमुलेशन। फिर इक्विलिब्रियम क्या, अच्छा प्रीवियस नॉलेज थी, ये नॉलेज है, फिर उसके बाद अपने मॉडिफिकेशन की, राइट।
ठीक है, फिर एकोमोडेशन हुआ। तो सबसे पहले याद रखिएगा क्या आता है, एजिमिलेशन, राइट। ये एजिमिलेशन, फिर इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, फिर एकोमोडेशन। अगर पूछा जाएगा न्यू बिहेवियर में मॉडिफिकेशन हो रही है तो वो याद रखिएगा क्या आ जाता है, एजिमिलेशन, एकोमोडेशन सॉरी। नाउ कंडीशनिंग, पैवलॉव का कंसेप्ट था डॉग के ऊपर। इन्होंने क्या किया था, पहले डॉग को फूड दिया, उसके मन में सलाइवा आ जाता है, ठीक है, था। फिर घंटी बजा के किया कुछ दिन एक्सपेरिमेंट, घंटी बजाई बस और कुछ नहीं किया तो उसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने घंटी बजाई, उसके बाद फूड देना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं हुआ उसे, बट उसके बाद घंटी बजाते ही सलाइवा रिलीज होता है, यानी घंटी बजने से उसे उसको पता लग गया उसको फूड मिलता है। तो यानी यहाँ पे डॉग की कंडीशन की गई। जैसे कि हम स्कूल में होता था कि अच्छा लंच टाइम होने वाला है, पहले ही भूख फील हो जाती थी, घंटी बज गई चलो अब भूख लगी है। पर छुट्टियां होती थी तो पता नहीं है कब मर्जी खा लो, कोई उसमें है नहीं। तो कंडीशन हो जाती है माइंड की, जैसे हम माइंड को बनाएंगे, यानी हमारा कंट्रोल कर सकते हैं हम चीजों को लेके, बट करते नहीं है, राइट। सो कंडीशन स्टिमुलस पैवलोव। तो इसमें क्या आ जाता है, बेल, ठीक है, कंडीशन किसके साथ की थी, बेल के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट का मीनिंग क्या है, गेस्टॉल्ट के फादर है मैक्स बर्गमैन। तो मैक्स बर्गमैन की बात करें, इन्होंने किसके होल, एज ए होल की बात की है। पैटर्न की बात करते हैं कि चीजें एक सीक्वेंस तरीके से चलती हैं, ऐसा नहीं कुछ भी कभी भी हो रहा है, नो, फॉलो ए पैटर्न। नाउ नेक्स्ट, लैंग्वेज इज बेस्ड अपॉन थिंकिंग। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, किसने बोला थॉट पहले आया लैंग्वेज बाद में आई, किसने बोला लैंग्वेज पहले आई फिर थॉट आया। याद रखिएगा लैंग्वेज बेस्ड करते हैं थिंकिंग, मतलब थॉट पे। ये बात पियाजे ने बोली थी क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिविस्ट है। कंस्ट्रक्टिविस्ट के पीछे तो थॉट मेन करता है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। बट वाइगॉत्स्की सोशल से रिलेटेड थे, और सोसाइटी में इंसान सोशल तभी होगा जब उसको नॉलेज होगी कि कैसे चीजों को करना है। सो राइट, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, पियाजे प्रत्यान। नेक्स्ट, the capability of understanding and discrimination feeling and emotion of a oneself and other। जब हम देख रहे हैं अपने आप को जोड़ रहे हैं दूसरों के साथ, उनकी बातें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो वो क्या आ जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर कंसेप्ट, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर पीएफ है, तो पर्सनैलिटी फैक्टर से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा 16 पर्सनैलिटी फैक्टर पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, जो कि आबी केटल ने दिए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव थ्योरी। डिराइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी, हल ने दी थी, जिसमें इसने बोला था कि हम नॉर्मल हैं, खाया पिया है, कोई जरूरत नहीं है, तो होम्योस्टेसिस बोलेंगे। फिर किसी अब हमें भूख लगने लगी तो लैक ऑफ होम्योस्टेसिस। फिर नीड जागे की, हंगर की। फिर उसके बाद ड्राइव जागेगा, चलो अब काम करते, फ्रस्ट्रेशन होगा। फिर हम मोटिवेटेड, चलो उठो खाना बना दे। इस तरीके से ही हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स करती है, हम भी रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये किसके अंदर आ गया, डिराइव रिडक्शन थ्योरी मोटिवेशन से रिलेटेड आता है। कोई भी काम आप तब करते हो जब हमें जरूरत पड़ती है, और जब जरूरत नहीं है तो हम उस चीज पे वर्क नहीं करते। नाउ नेक्स्ट, टैट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीम से ऊपर है, पर्सनालिटी को चेक किया जाता है, जो मोरे और मॉर्गन ने दिया था। टैट, कैट, बैट, ये सारे क्या है, पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पर्सनालिटी से रिलेटेड क्या है क्या नहीं है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट आते हैं, मोरे एंड मॉर्गन ने दिया था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। तो इसके साथ होती है आपकी आज की क्लास फिनिश। तो अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी किसी को भी क्लासेस ज्वाइन करनी हो, किसी को भी कोई डाउट है, या किसी को सिर्फ पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का पढ़ना है, साइकोलॉजी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को नोट्स चाहिए
तो वो सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी आप अपने सजेशन दे सकते हैं कि आपको किस चीज की नीड है, वो चीज आपको प्रोवाइड हो। So thanks for watching. Take care of yourself. Stay healthy. Stay blessed.